हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन लाए हैं। अगर अभी तक आप 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहां से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस टेस्ट से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहेगी। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, जैसे बिहार पुलिस हुआ, बिहार दरोगा हुआ, या यूपी दरोगा हुआ, यूपी पुलिस हुआ, या झारखंड में एसएससी की जो बहाली या पुलिस की बहाली आई है, या किसी भी एग्जाम में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ अगर एग्ज़ाम जो होता है वनडे एग्ज़ाम, उसमें इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। यह जो टेस्ट है डेली आपको शाम 7 बजे इसका लाइव डिस्कशन मिलेगा, जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि डेली आपको 6 बजे उसमें पीडीएफ दे दिया जाता है। 1 घंटा में आप लोग बना लीजिए। उसके बाद 7 बजे से इसका यूट्यूब पर डिस्कशन होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि जो भी इसमें क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाएँ। इसमें हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन कराया जाएगा, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय सशस्त्र बल ने पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? बताना है आपको कि पर्वत प्रहार अभ्यास किस भारतीय सशस्त्र बल ने आयोजित किया था। तो यह जो आयोजित किया था भारतीय थल सेना ने आयोजित किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ये भारतीय थल सेना द्वारा कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह जो आयोजित किया गया था पर्वत प्रहार, यह लद्दाख में आयोजित किया गया था। तो इसका जो अब ये क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है। बताना है आपको कि भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है। यह जो है मनोज पांडे हैं, जनरल मनोज पांडे जो है थल सेना प्रमुख हैं, याद रखिएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय थल सेना कब मनाया जाता है। तो भारतीय थल सेना जो मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है। फिर यही यहाँ दिया गया भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस जो मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर यहाँ दिया गया भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना जो है यह कब मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द दाखिल पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है। बताना है आपको कि द दाखिल पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है। यह जो पहल है उपभोक्ता मामले मंत्रालय की। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ई दाखिल पोर्टल जो है उपभोक्ता के शिकायतों के समाधान के लिए एक सरल मंच है। तो याद रखिएगा, उपभोक्ता मामले मंत्रालय का ई दाखिल पोर्टल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेशी विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं। बताना है आपको कि भारतीय मूल के वेदांत पटेल जो हैं वह किस विदेशी विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं। यह जो बने हैं यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये जो वेदांत पटेल हैं, वेदांत पटेल नियमित रूप से नियुक्त होने वाले अमेरिका के विदेशी विभाग के प्रेस प्रवक्ता बनने वाले प्रथम भारतीय हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है करंट का क्वेश्चन है। शुरू में कुछ क्वेश्चन जो है करंट का है, फिर आपको आगे जीके जीएस का भी क्वेश्चन मिलेगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आप मिस ना कर पाएँ। और इससे जो भी क्वेश्चन दिया गया, अगर आपके एग्जाम में जिस चीज़ का आप तैयारी करते हैं उसमें अगर पूछ दे तो आप बना पाएँ। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है। बताना है आपको कि किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है। तो जो दिया गया ऑप्शन उसमें सबसे कम किसका है, तो देख लेते हैं। पहला दिया गया मध्य प्रदेश, दूसरा दिया गया महाराष्ट्र, अगला दिया गया राजस्थान और दिया गया उत्तर प्रदेश। तो इसमें सबसे कम जो है वो उत्तर प्रदेश का है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत के क्षेत्रफल में घटते क्रम में 4 राज्यों का क्रम बताइए। तो 4 राज्यों के सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो है वो राजस्थान हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, तो राजस्थान का। दूसरा किसका है, तो मध्य प्रदेश का है। तीसरा किसका है, तो महाराष्ट्र का है। चौथा किसका है, तो उत्तर प्रदेश का। याद रखिएगा, फिर से एक बार क्रम बता देते हैं। सबसे पहला उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तब मध्य प्रदेश हो जाएगा, तब महाराष्ट्र हो जाएगा, तब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये घटते क्रम में हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल किसका है। तो सबसे छोटा राज्य जो है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है वह हो जाएगा गोवा हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है वो सिक्किम है। वही क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा राज्य है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। बताना है आपको कि कौन सा राज्य है भारतीय राज्य जिसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो जुड़ा हुआ है उसका हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। सिक्किम जो है चीन, नेपाल और भूटान से इसका सीमा टच करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया मिजोरम, मिजोरम की सीमा किसके किसको टच करती है, तो मिजोरम की जो सीमा है वह म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। बताना आपको कि चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो यह चाबहार बंदरगाह जो स्थित है यह ईरान में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं यहाँ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में कौन सा फेमस बंदरगाह है, तो गवादर बंदरगाह जो है वो पाकिस्तान में है। फिर यही क्वेश्चन पूछ दे कि श्रीलंका में कौन सा है, तो श्रीलंका में जो है हवन टोटा बंदरगाह जो है वह श्रीलंका में है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बिम्स्टेक का सदस्य है। इसमें बताना है कि बिम्स्टेक का सदस्य देश इनमें से कौन सा है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो सर्वप्रथम जान लेते हैं कि बिम्स्टेक का फुल नेम क्या होता है। तो बिम्स्टेक का फुल नेम होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। याद रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन होता है। बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य देश हैं, जो कि 7 सदस्य कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। तो इसमें देख लेते हैं इसमें कौन सा है, तो इसमें दिया गया श्रीलंका, तो इसमें श्रीलंका शामिल है, बाकी और सब शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया है। यह जो किया गया वह होमी जहांगीर भाभा के नाम पे किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये होमी जहांगीर भाभा जो थे भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कहा जाता है, जो कि होमी जहांगीर भाभा शिकागो विश्वविद्यालय के छात्र थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि होमी जहांगीर भाभा कहाँ से पढ़ाई किए थे, तो इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। बताना है आपको कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है हिंदी में संचार माध्यम को पुस्तकों पर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह जो पुरस्कार है इसका प्रकाशन विभाग या सूचना और प्रशासन मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था, तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1983 में किया गया था। याद रखिएगा 1983 में भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार को शुरुआत किया गया था। यह जो है हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। बताना आपको कि जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से प्रथम व्यक्ति किन्हें सम्मानित किया गया था। यह जो सम्मानित किया गया था यह यूथ थांड को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये यूथ थांड जो थे म्यांमार के रहने वाले थे, जो कि संयुक्त राष्ट्र के पहले एशियाई महासचिव थे। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जवाहरलाल नेहरू अवार्ड की स्थापना कब किया गया था। यह जो स्थापना किया गया था 1965 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, किसने लिखा है। तो यह जो पुस्तक लिखे हैं यह विकास स्वरूप ने लिखे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। यह जो जुड़ा हुआ है बिलियर्ड से जुड़ा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल ने कहां पर 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सार्सेक 2022 का आयोजन किया है। यह जो आयोजन किया गया यह किया गया चेन्नई में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब किया गया था। तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना जो किया गया था 1 फरवरी 1977 में। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 में किया गया था। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किस राज्य ने स्वामी अत्यानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय शुरू करने की घोषणा की है? यह जो घोषणा किए थे यह छत्तीसगढ़ में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये स्वामी अत्यानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय की स्थापना रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, वहां स्थापना किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिए 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? यह जो मंजूरी दिया गया है यह झारखंड में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? बताना आपको कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? तो यह जो अधिनियम पारित किया गया था 1904 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि कर्जन ने के काल में पुलिस सुधार हेतु कौन सा कमीशन या कौन सा आयोग और कब गठन किया गया था? तो कर्जन के काल में पुलिस सुधार हेतु 1902 में फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था, जो कि कर्जन के काल में ही सबसे अधिक रेलवे लाइन का भी विस्तार हुआ था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वाधिक रेलवे का विस्तार किसके काल में हुआ था? तो यह जो हुआ था कर्जन का काल। यही क्वेश्चन पूछ दे कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब था? तो 1899 से 1905 तक था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो यह जो कथन दिए थे यह दिए थे श्री नारायण गुरु ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये श्री नारायण गुरु जो थे इन्होंने 1888 ईस्वी में केरल में अरबीपुरम आंदोलन आरंभ किए थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरबीपुरम आंदोलन का ये किसने शुरू किया था? तो यह शुरू किए थे श्री नारायण गुरु ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं को विश्लेषण करने के लिए सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किए थे? तो यह जो गठन किए थे यह 1917 में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सैंडलर आयोग में दो भारतीय कौन कौन थे? तो सैंडलर आयोग में दो भारतीय जो थे, एक थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और दूसरा थे जियाउद्दीन अहमद थे। याद रखिएगा, ये दोनों किसमें? तो सैंडलर आयोग में शामिल थे। सैंडलर आयोग ने महिला शिक्षा का प्रसार हेतु कोलकाता विश्वविद्यालय में एक महिला शिक्षा बोर्ड बनाए जाने की सिफारिश की थी। यह इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? बताना है आपको कि विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष कब विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ 6 जनवरी दिया गया, 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? बताना है आपको कि भारतीय के कौन सा राज्य है जिसे पोलो खेल का उद्गम स्थल माना जाता है? तो यह जो माना जाता है मणिपुर को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मणिपुर की स्थापना कब हुआ था? तो मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 में। फिर यही क्वेश्चन पूछ दे कि लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील जो है वह मणिपुर में है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंगनाथ स्वामी मंदिर को गालिगोपुरम कहा जाता है। गालिगोपुरम का अर्थ क्या होता है? तो बताना है आपको कि गालिगोपुरम जो है उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पावन मीनार। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये यही क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ दिया गया है रंगनाथ स्वामी मंदिर। ये रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है ये किस भगवान को समर्पित है? तो यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर जो है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है। याद रखिएगा, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बताना आपको गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह जो स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि गोदावरी जो नदी है वो कहाँ से उद्गम होती है? तो यह जो होती है महाराष्ट्र के नासिक जिले में
त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिणी मध्य भारत को पार करती हुई यह बंगाल की खाड़ी में जाकर विसर्जित हो जाती है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी नदी ही है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। याद रखिए गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर। वही क्वेश्चन पूछ दे कि दक्षिण गंगा के या वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो गोदावरी को ही जानते हैं। याद रखिएगा दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा गोदावरी को कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की ठोस पावटी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है, तो लौह धातु का जो स्थान है यह हो जाएगा आपको दूसरा स्थान है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेबी से तात्पर्य है, आपको बताना है कि सेबी से क्या तात्पर्य है। तो सेबी से जो तात्पर्य है वो जो हो जाएगा, इसका बताना है कि फुल नेम क्या होता है, तो इसका फुल नेम होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में है। यह सेबी का कार्य क्या होता है, तो सेबी का कार्य है शेयर बाजार का नियंत्रण रखना। वही क्वेश्चन पूछ दे कि सेबी की स्थापना कब हुआ था। सेबी की स्थापना जो हुआ था 12 अप्रैल 1988 में हुआ था, जो कि सेबी एक वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 में दिया गया था। यह कैसा है, तो यह शेयर बाजार का शीर्ष संस्था है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो यह जो संदर्भित किया जाता है व्यापार संतुलन के रूप में। ये मिसप्रिंट है, तो व्यापार संतुलन के रूप में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। या जब कोई देश आयात अधिक और निर्यात अपेक्षाकृत कम करता है तो व्यापार प्रतिकूल कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है। बताना है आपको कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो यह जो मकबरा स्थित है बिहार के सासाराम में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि कर्निघम ने शेरशाह के मकबरा को क्या कहा था, तो कर्निघम ने शेरशाह के मकबरा को ताजमहल से भी सुंदर बताया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। बताना है आपको कि पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कौन थे, तो इसमें जो भाग लेने वाले थे रानी गाइडुइली है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये रानी की उपाधि इन्हें कौन दिया था, तो इन्हें रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। यह कहाँ से भाग लिए थे, तो इन्होंने मणिपुर राज्य से भाग ली थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है डैश के मकबरे से है। बताना आपको कि सिकंदरा जो आगरा के उपनगरीय क्षेत्र है डैश के मकबरे से संबंधित है, तो इसका जो संबंध है अकबर के मकबरे से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण कार्य स्वयं 1605 ईस्वी में शुरू किया, लेकिन इसे पूरा कौन करवाया था, तो इसे पूरा जहांगीर ने करवाया था। अकबर का मकबरा जो है यह हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध और जैन वास्तुकला पर आधारित है। जो कि अकबर के मकबरे का आकार कैसा है, तो अकबर के मकबरे का आकार जो है पिरामिडनुमा है। यह एक 5 मंजिला पिरामिडनुमा बना हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। बताना आपको स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है। यह जो कहा जाता है यह अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये अरुणा आसफ अली जो थी प्रथम भारतीय छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उस दौरान ग्वालियर टैंक मैदान जो कि मुंबई में है उसमें भारतीय ध्वज फहराने के लिए जानी जाती हैं। यही अरुणा आसफ अली जो थी 1958 में दिल्ली की प्रथम महापौर बनी और उन्होंने मीडिया प्रकाशन गृह शुरू किया था। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम दिल्ली का महापौर कौन बनी थी, तो बनी थी अरुणा आसफ अली बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी यह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन के 1925 में अध्यक्षता की थी, जो कि पहली भारतीय महिला थी। वही क्वेश्चन पूछ दे कि इन्हें और किस नाम से जानते हैं, तो सरोजनी नायडू को हम लोग भारत की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्होंने पहली बार स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यपाल बनी थी। किस राज्य की, तो उत्तर प्रदेश की। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ दिया गया उषा मेहता। उषा मेहता के बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 14 अगस्त 1942 को रेडियो प्रशासन कार्य प्रारंभ किए थे, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है। बताना आपको कि किस प्रकार की फसल है जो कि मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है। तो यह जो बढ़ाती है, यह बढ़ाती है दालें। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। दाल वाला जो फसल होता है वो बढ़ाती है। इसमें क्या होता है कि दलहनी फसलें जो होती हैं उनके जड़ों में जैविक पदार्थ जैसे राइजोबियम जीवाणु की मौजूदगी से मिट्टी की भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रभावी परिवर्तन होता है, जिसके कारण उत्पादकता बढ़ा देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि धान के फसल में क्या पाया जाता है। तो धान के खेत में मीथेन गैस निकलती है। याद रखिएगा, धान के खेत से मीथेन गैस ज्यादा निकलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुआ था। यह अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना जो हुआ था, यह हुआ था 1992 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ है। तो इसकी मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो इसमें पहला दिया गया है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, जो कि सही दिया गया है। ये अगला दिया गया है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है, जो कि गलत दिया गया। अगला दिया गया, राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए होते, जो कि ये भी गलत दिया गया है। अगला, राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये भी गलत दिया गया है। तो इसमें जो सही है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है। ये जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये किस किस क्षेत्र से नामित किया जाता है। यह जो 12 सदस्य होते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों को चुना जाता है। जो कि राज्यसभा के अधिकतम सीटों की संख्या कितना है। तो अधिकतम सीटों की संख्या जो है 250 है। जो कि अभी वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है वर्तमान में कितने हैं। तो 245 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। देख लेते हैं प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। कि पहले जो वित्त मंत्री थे आर.के. षणमुखम चेट्टी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये पहली बार स्वतंत्र भारत का पहला आंतरिक बजट जो था आर.के. षणमुखम चेट्टी ने ही प्रस्तुत किया था। जो कि कब किए थे। तो 26 नवंबर 1947 को किए थे। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। तो अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें वित्त मंत्री जो थे लियाकत अली खान थे, जो कि बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सी.डी. देशमुख जो थे आर.बी.आई के गवर्नर और भारत के वित्त मंत्री थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुगौली की संधि 1816 ब्रिटिश और के बीच हस्तांतरित की गई थी। बताना है आपको कि सुगौली की संधि जो 1816 में हुआ था वह किसके किसके बीच में हुआ था। तो ब्रिटिश और गोरखा के बीच में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है। बताना है आपको कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है। तो म्यांमार की प्रमुख धर्म जो है बौद्ध धर्म है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है। तो पंचशील सिद्धांत का वर्णन जो है छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। याद रखिएगा, छंदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत का वर्णन मिलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है। बताना आपको कि जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा जो है येन है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। येन जो है जापान की मुद्रा है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि जापान की संसद का नाम क्या है। तो जापान की संसद का नाम जो है डाइट है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि जापान की गुप्तचर संस्था को क्या कहते हैं। तो जापान की गुप्तचर संस्था को नाइचो कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती है। बताना है आपको कि सिंधु लिपि जो है निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती है। तो देख लेते हैं किस ओर लिखी जाती है। पहला दिया गया दाई से बाई ओर, जो कि पहला ही सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। सिंधु लिपि जो है वह दाई से बाई ओर लिखी जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सिंधु लिपि जो थी या सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। क्योंकि ये जो लिखित है जो अभी भी सिंधु सभ्यता की लिपि जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इस वजह से इसको हम लोग भाव चित्रात्मक कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
1896 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की है? यह जो किए थे यह एल.एम. सिंघवी के अध्यक्षता में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। यहाँ सुमेलित करना है, देख लेते हैं कौन सा सुमेलित सही है। तो इधर सूची 1 दिया गया, इधर सूची 2 दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान जो था यह 2001 में शुरू हुआ था, तो 3 हो जाएगा। अगला है साक्षर भारत मिशन। साक्षर भारत मिशन जो है यह 2009 में, तो ये 4 हो जाएगा। अगला ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था 1987 में शुरू हुआ था, तो ये 1 हो जाएगा। अगला राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है यह 1988 में शुरू हुआ था, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा 3, 4, 1, 2, जो किस में दिया गया है, यह जो दिया गया है ए में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक एचडीआई के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो देख लेते हैं इसमें किसको शामिल नहीं किया जा सकता है, बताना है। तो प्रति व्यक्ति आय जो कि शामिल किया जाता है। जन्म के समय संभावित आयु ये भी शामिल किया जाता है। अगला विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, ये भी शामिल किया जाता है। अगला है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता जो है शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं वाला शामिल करने वाला चूज करना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये कौन जारी करता है? यह जो जारी करता है यूएनडीपी करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 सूची 2 दिया गया, दोनों को सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं, सूची 1 में दिया गया पंचवर्षीय योजना और सूची 2 में दिया गया आरंभ वर्ष। बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था, यह जो शुरू किया गया था 1974 में किया गया था, तो इसका 1 हो जाएगा। अगला द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो शुरू किया गया था 1956 में किया गया था, तो इसका 2 हो जाएगा। अगला 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो था ये 1992 में शुरू किया गया था, तो ये 4 हो जाएगा। अगला 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 1985 में शुरू किया गया था, तो इसका ये 3 हो जाएगा। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा 1, 2, 4, 3, जो किस में दिया गया है, तो ये दिया गया है बी में। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था गरीबी अवमूल्यन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। वही दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। फिर अगला दिया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था मानवीय संसाधन का विकास करना। फिर अगला दिया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुआ था वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था संग्रम रूप से उत्पादकता को बढ़ावा और रोजगार के अधिक अवसर जुटाना था। तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है एग्जाम में, तो इस वजह से ये क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग इसको बार बार देख के याद कर लीजिए या कहीं नोट करके याद कर लीजिए। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं, पिछड़े और विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? यह जो रोलिंग प्लान का सुझाव जो दिया गया था जी मिडल के द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन किसने कहा था? तो यह जो कथन कहे थे अरविंद घोष ने कहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी, पहले स्वयं में वह बदलाव लाओ जो आप दूसरे में देखना चाहते हो, यह कथन किसका था? यह जो कथन था यह महात्मा गांधी का था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा इसमें लोक नृत्य है जो असम राज्य से संबंध नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो पहला दिएगा नट पूजा जो कि है। अगला है चांगोली, ये भी है। अगला है बिहू, ये भी है। अगला काठी। काठी जो है ये असम राज्य से नहीं है, जबकि ये काठी कहाँ का है? तो यह मध्य प्रदेश का है। याद रखिएगा, काठी किस राज्य की लोक नृत्य है? तो यह मध्य प्रदेश का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ कढ़ाई को किस पारंपरिक कला के रूप में प्रसिद्ध है? बताना आपको कि लखनऊ कढ़ाई जो है
किस पारंपरिक कला का लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो प्रसिद्ध है, यह आपको हो जाएगा चिकनकारी के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? बताना है आपको कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है। तो यह जो पहली भारतीय महिला है वह हो जाएगा अरुंधति राय हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अरुंधति राय ने पहली बार बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह किस पुस्तक के लिए जीतेगी है। तो यह जो जीती हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जीती हैं, जो कि यह कब जीती थी? तो यह 1997 में जीती थी। यही क्वेश्चन पूछ दे कि बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। तो मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था 1969 में हुआ था। याद रखिए कब शुरुआत हुआ था, तो 1969 में हुआ था। यह मान बुकर पुरस्कार को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है। अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था? बताना है आपको कि अवध राज्य में किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय कर लिया था। तो यह जो विलय किए थे लॉर्ड डलहौजी ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये कब किए थे? तो ये अवध राज्य को 1856 में कुशासन का आधार पर विलय किया गया था। याद रखिएगा ये कब किए थे? तो 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर किए थे। वही क्वेश्चन पूछ दे कि उस समय अवध के निजाम कौन थे। तो उस समय या नवाब कौन थे? तो उस समय अवध के नवाब जो थे वाजिद अली शाह थे, जो कि उनको गद्दी से हटा के कुशासन का आरोप लगा के उन्हें गद्दी से हटा दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। बताना आपको कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में वर्साय की संधि के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की एक समृद्ध एजेंसी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, उसी को हम लोग ILO कहते हैं, की स्थापना किया गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ILO संयुक्त राष्ट्र के संवर्धन पहली विशिष्ट एजेंसी कब बनी थी। यह जो बनी थी 1946 में बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। बुश वेल्ड घास स्थल पाया जाता है। बताना आपको बुश वेल्ड घास स्थल कहाँ पाया जाता है। यह जो घास स्थल पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये घास के स्थल जो होते हैं इसको दो भागों में बांटा जाता है। ये कौन कौन से? तो उष्ण कटिबंधीय घास की भूमि और दूसरा जो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि में बांटा जाता है। तो जान लेते हैं कि उष्ण कटिबंधीय घास की भूमि जो होता है उसे अलग अलग देशों में किस नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग देशों में जैसे इसको अफ्रीका में सवाना के नाम से जानते हैं, ब्राज़ील में कैम्पोज के नाम से जानते हैं, फिर वेनेजुएला में लानोज के नाम से जानते हैं, और वेनेजुएला और कंबोडिया में भी इसको हम लोग लानोज के नाम से ही जानते हैं। फिर वही देख लेते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि जो होता है उसे अलग अलग देश में किस नाम से जानते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रेयरी के नाम से जानते हैं, जो कि अर्जेंटीना में पंपास के नाम से जाना जाता है। वही दक्षिण अफ्रीका में किस नाम से? तो वेल्ड के नाम से जानते हैं। फिर वही ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से? तो डाउन्स के नाम से। एशिया में किस नाम से? तो स्टेपी के नाम से जानते हैं। वही क्वेश्चन पूछ दे कि ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम लोग पार्क लैंड के नाम से जानते हैं। फिर न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान पाया जाता है उसे किस नाम से? तो कैंटबरी के नाम से। फिर श्रीलंका में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे किस नाम से? तो पटाना के नाम से। और वही जो होता है हंगरी की घास के मैदान जो है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग पुस्ताज के नाम से जानते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। लावेर कप संबंधित है। बताना आपको कि लावेर कप जो है वो किससे संबंधित है। तो इसका जो संबंध है टेनिस से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है रेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। बताना आपको कि रेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। यह जो बनाया जा सकता है यह प्लूटोनियम को बनाया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। बताना आपको कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है वेबर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है।
उस प्रसिद्ध जीव विज्ञानी का नाम बताइए जिसमें ग्लापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। तो यह जो जुड़ा हुआ है यह हो जाएगा आपको चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। एक गैलापागोस द्वीप जो है यह समूह इक्वाडोर में स्थित है, जो कि यह द्वीप समूह यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? बताना है आपको कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वह स्कर्वी रोग है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है। यहाँ दिया गया बेरी बेरी, बेरी बेरी किसके कारण होता है? तो बेरी बेरी जो होता है विटामिन 1 के कमी से होता है। विटामिन ए की रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए की रासायनिक नाम थायमीन होता है। वही विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो निकोटीन अम्ल होता है। वही विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? इसमें बताना है कि कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा जीवाणु जनित रोग है। पहला दिया गया कठमाला, अगला दिया गया है खसरा, अगला दिया है छोटी चेचक। ये जो तीनों है ये विषाणु जनित है, जबकि इसमें बताना है जीवाणु जनित। तो ये डिप्थीरिया जो है जीवाणु जनित रोग है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत परिपथ में दो परिरोधक क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम है। 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम से में संयोजित है। तो 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5 एस में कितने ऊष्मा क्षय होगा? तो यह जो ऊष्मा क्षय होगा यह हो जाएगा सी नंबर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? यह जो सीमित जो करता है उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? यह जो अधिनियम लागू हुआ था 1981 में लागू हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? बताना है आपको कि एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन होता है वह किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है टेटनस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असमानतः कार्बनिक यौगिक के लिए सही है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। तो देख लेते हैं कौन सा सही दिया गया है। पहला दिया गया ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, जो कि गलत दिया गया है। अगला दिया गया ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं, ये सही है। अगला इसके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, जो कि ये भी गलत दिया गया है। अगला दिया गया इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, जो कि ये सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिया गया। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो कथन सही दिया गया है 2 और 4 सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? इसमें बताना है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन सा है। तो इसमें जो सबसे अच्छा चालक है वो चांदी है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म समानतः आयनिक यौगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? यह जो प्रदर्शित नहीं करता है वो ठोस अवस्था में विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया पारा बैगनी छाती में पादपों की रक्षा करने वाले वर्णक है। तो इसमें जो पादपों की रक्षा करने वाले वर्णक है यह हो जाएंगे फाइकोसाइनिन। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। इसमें देख लेते हैं कौन सा गलत है। तो पहला दिया गया प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग दक्षिणी हस्त नियम का सरल नियम है, जो कि सही है। अगला धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। अगला दृष्ट तथा परिवर्तीय धाराओं में यह अंतर है कि दृष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा प्रत्यावर्ती रूप से उत्क्रमित होता है, यह भी सही है। अगला दिया गया भारत में प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक 1/100 सेकेंड के
पश्चात दिशा परिवर्तन होता है, जो कि गलत दिया गया। तो इसमें जो गलत चूज करना था, तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई की प्रतिबिंब देखा जा सकता है? यह जो प्रतिबिंब देखा जा सकता है, यह केवल उत्तल दर्पण में देखा जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। उत्तल का प्रयोग साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि दृश्य क्षेत्र जो होता है इसका बहुत बड़ा होता है। और उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है, फोकस दूरी घनात्मक होती है। वही अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी और वास्तविक दोनों प्रकृति की होती है। वही क्वेश्चन पूछ दिया कि समतल दर्पण द्वारा सीधा और भासी और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभि की खोज किसने की थी? बताना है आपको कि नाभि की खोज किसने किया था। तो नाभि की खोज किए थे हेनरी रदरफोर्ड ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक जो थे ये किसका खोज किए थे? तो इन्होंने खोज किया था न्यूट्रॉन की। यहाँ दिया गया जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन किसका किए थे? तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। बताना है आपको कि वह उस एंजाइम का नाम बताइए जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो यह जो मदद जो करता है वह हो जाएगा इमाइलेज। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? बताना है आपको सूर्य सदैव पूर्व से ही क्यों निकलता है। यह जो निकलने का कारण है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होगी? यह जो विद्युत धारा हो जाएगी यह आपको हो जाएगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह हमेशा बंद सर्किट में ही होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? यह जो मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है, लिथियम का उपयोग लाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। लिथियम जो है आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी जो होता है एक पुनः चार्ज करने योग्य बैटरी होता है, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताना आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह जो किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? बताना आपको कि आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है। यह जो मुख्य कारण होने वाला है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा से होता है? बताना है व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है। तो यह जो अध्ययन किया जाता है यह कैलिस्थेनिक्स के तहत किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोधी दवा क्लोनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो यह जो प्राप्त किया जाता है क्यूनोन के छाल से किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि यह वीडियो कैसा आपको लगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।